हेलो प्यारे बच्चों, लक्ष्मण क्लासेस में आपका स्वागत है। आज लेके आए हैं आपके लिए मोस्ट इंपोर्टेंट टॉपिक जिसका नाम है बीबीटी वैलेंस बॉन्ड थ्योरी। बीबीटी वैलेंस बॉन्ड थ्योरी सहसंयोजी बंध सिद्धांत। आखिर ये सिद्धांत किस काम आता है, किस लिए दिया गया है, सब पे चर्चा करेंगे। बेटा देखो, थ्योरीज ऑफ कोवलेंट बॉन्डिंग मतलब सहसंयोजी बंध के सिद्धांत, मतलब सहसंयोजी जो बॉन्ड होता है, कोवलेंट बॉन्ड होता है, उसको एक्सप्लेन करने के लिए कुछ थ्योरियाँ दी गई हैं, जिसमें से एक थ्योरी का नाम है, क्या नाम है बेटा? वैलेंस बॉन्ड थ्योरी। ये थ्योरी किस काम आती है? सहसंयोजी बंध को एक्सप्लेन करने के काम आती है। तो बहुत सारी थ्योरियाज हैं, बहुत सारी थ्योरी सिद्धांत हैं, लेकिन हमें पढ़ना है सबसे पहले बैलेंस बॉन्ड थ्योरी, क्योंकि हमारे सिलेबस में बैलेंस बॉन्ड है, MOT है, इन दोनों को हम अच्छे से पढ़ेंगे, ठीक है। और ये थ्योरी बहुत ही ज़्यादा काम की, क्योंकि आपको 11th क्लास में कंपटीशन एग्जाम में और BSc वगैरह सभी में ये काम आने वाली। नोट्स संभाल के रखना, ये बना करके, ठीक है। तो बेटा इस थ्योरीज में हम क्या करेंगे? कोवलेंट बॉन्ड को एक्सप्लेन करेंगे इस थ्योरी के अकॉर्डिंग। कोवलेंट बॉन्ड कैसे बनते हैं, कोवलेंट बनने के लिए शर्तें क्या क्या हैं, कोवलेंट बॉन्ड की प्रबलता ज़्यादा होती है, कम होती है, सारी चीज़ों के बारे में चर्चा करेंगे और सीखेंगे इसमें, ठीक है। तो इस थ्योरी को बनाने के लिए बेटा दो ग्रुप्स थे, साइंटिस्ट के दो ग्रुप्स थे, वैज्ञानिकों के दो समूह थे। पहला समूह था जिसका नाम था हिटलर लंदन। क्या नाम था बेटा? हिटलर लंदन। इन्होंने 1927 में थ्योरी दी थी एक, मतलब दो ग्रुप थे बेटा। पहला ग्रुप था हिटलर लंदन और दूसरे ग्रुप का नाम था पॉलिंग स्लेटर। साइंटिस्ट तो काफ़ी थे, लेकिन मुख्य रूप से दो साइंटिस्टों का ग्रुप ये था, हिटलर लंदन, और दूसरे साइंटिस्ट थे उनका ग्रुप ये था पॉलिंग स्लेटर, ठीक है ना। तो बेटा जो हिटलर लंदन थे, उनने 1927 में एक थ्योरी दी, ठीक है, जैसे हिटलर लंदन की थ्योरी कहा जाता है। उसके बाद जो पॉलिंग और स्लेटर नाम के साइंटिस्ट थे बेटा, उन्होंने 1931 में इस थ्योरी को खूब अच्छे से एक्सप्लेन किया, अगले के लिए कुछ बढ़ाया। मतलब इन्होंने भी एक नई थ्योरी डाली इसी थ्योरी के ऊपर, इन्होंने भी एक नई थ्योरी डाली। इस थ्योरी को कहते हैं हम पॉलिंग स्लेटर थ्योरी, ठीक है। इनकी थ्योरी अलग है और इनकी थ्योरी अलग है, लेकिन बेटा इन दोनों थ्योरी को जब कंबाइंड कर देते हैं तो उसको हम कहते हैं बैलेंस बॉन्ड थ्योरी, सहसंयोजी बंध सिद्धांत, ठीक है। तो देखते हैं इन्होंने अपनी अपनी थ्योरियों में क्या कहा था। पॉलिंग स्लेटर ने क्या कहा है उसका देखेंगे, इन्होंने भी क्या कहा है, ठीक है। पॉलिंग स्लेटर के बारे में देखते हैं बेटा। जो पॉलिंग स्लेटर हैं, इन्होंने देखो बहुत अच्छे से एक्सप्लेन किया है। पॉलिंग स्लेटर ने किन किन बातों पे चर्चा की हम आपको बताते हैं बेटा। पॉलिंग स्लेटर साइंटिस्ट थे, इन्होंने इनकी थ्योरी को बहुत एक्सप्लेन किया बढ़िया करके। तो उस थ्योरी को हम समझते हैं। पहले इन्होंने क्या क्या एक्सप्लेन किया, क्या कहा। इन्होंने बताया कि कोवलेंट बॉन्ड कैसे बनता है, कोवलेंट बनने की शर्तों के बारे में इन्होंने जानकारी दी कि कोवलेंट बॉन्ड कैसे बनता है। और दूसरी बात उन्होंने ये बताई, दो, पहला ये था बेटा कोवलेंट बनने की शर्तें क्या क्या हैं, और दूसरा ये था कोवलेंट बनने की प्रक्रिया क्या है, सहसंयोजी बंध बनने की प्रक्रिया क्या है, ठीक है। तो बेटा पहला क्या है? कंडीशन फॉर द कोवलेंट बॉन्ड फॉर्मेशन, ठीक है। तो पहले क्या बताया था इन्होंने बेटा? कंडीशन, ठीक है। इन्होंने कंडीशन बताइए पहले, तो कंडीशन फॉर द कोवलेंट बॉन्ड फॉर्मेशन, ठीक है। इन्होंने सबसे पहले बात बताई कि भैया जो कोवलेंट बॉन्ड बनते हैं उसके लिए कंडीशंस क्या क्या हैं, शर्तें क्या क्या हैं, ठीक है। सहसंयोजी बंध बनने की शर्तें बताई इन्होंने सबसे पहले। सहसंयोजी बंध बनने की शर्तें, ठीक है। सहसंयोजी बंध कैसे बनता है, इन्होंने ये शर्तें बताई कि किस शर्त पे सहसंयोजी बंध बन सकता है। दूसरी बात इन्होंने बेटा बताया, पॉलिंग और स्लेटर ने, कि बनने की प्रक्रिया क्या है, ठीक है। बॉन्ड फॉर्मेशन ऑफ कोवलेंट बॉन्ड, ठीक है, या फॉर्मेशन ऑफ कोवलेंट बॉन्ड, ठीक है। देखते हैं बेटा कैसे इन्होंने बताया। प्रोसेस ऑफ बॉन्ड फॉर्मेशन, ठीक है, प्रोसेस ऑफ बॉन्ड फॉर्मेशन मतलब ये है बंध बनने की प्रक्रिया क्या होती है, मतलब सहसंयोजी बंध बनता कैसे है, ठीक है। बंध बनने की प्रक्रिया, समझ में आई बात बेटा? कितना इंपॉर्टेंट चीज़ है। देखो, जो अपनी सहसंयोजी बंध सिद्धांत है, बैलेंस बॉन्ड थ्योरी है, ये दो ग्रुप साइंटिस्ट के दो ग्रुपों ने दी है। पहला ग्रुप है हिटलर लंदन का और दूसरा ग्रुप है पॉलिंग स्लेटर का। जो पॉलिंग स्लेटर हैं, इन्होंने बेटा क्या काम किया, इनकी दी गई थ्योरी को इन्होंने एक्सप्लेन किया था विस्तार से। तो सबसे पहले हम इनकी चर्चा कर रहे हैं कि इन्होंने अपनी थ्योरी में क्या कहा है।
इन्होंने अपनी थ्योरी में बताया है कि सहसंयोजी बंध आखिर बनते कैसे हैं, शर्तें क्या क्या हैं, सहसंयोजी बंध बनने की शर्तें के बारे में बताई थी, क्योंकि ये शर्त होती है तब सहसंयोजी बंध बनेगा। ठीक है ना। जैसे कि आप टीचिंग करने जाते हो तो सबसे पहले आपको पता होना चाहिए टीचिंग करने के लिए शर्त क्या होती है। टीचिंग करने की शर्त ये होता है भैया आपके पास नॉलेज होनी चाहिए प्लस डिग्री होनी चाहिए। समझ में आ रहा है। उसके बाद ये पता होना चाहिए कि टीचिंग प्रक्रिया होती कैसे है, पढ़ाते कैसे हैं, मेथड क्या है, बीएड भी होना चाहिए। ठीक है ना। तो सबसे पहले क्या है बेटा, सहसंयोजी बंध की शर्तें होनी चाहिए, किन किन शर्तों पर सहसंयोजी बंध बनेगा और बनने की प्रक्रिया क्या है। ठीक है ना। मज़ा नहीं आया एग्जाम्पल में आपको, है ना। जैसे आपको किसी शादी करनी है, ठीक है, देख रखी है आपने कोई, तो भैया शादी करने की शर्त क्या है लड़की की, कहेगी भाई तुम इतना कमाते हो कि तुम्हारे पास ये होना चाहिए, डिग्री होनी चाहिए और अच्छी सी इनकम होनी चाहिए, गाड़ी होनी चाहिए, ये शर्तें हैं उसकी। फिर शादी होती कौन सी प्रक्रिया से है, ठीक है, इन चीज़ों के बारे में जो ऑलिंग और स्लेटन ने बताया है। ठीक है। और इनकी जो थ्योरी है बेटा, इन्होंने अपनी थ्योरी में क्या बताया है, इन्होंने अपनी थ्योरी में बताया है कि जो कोवलेंट बॉन्ड बनेंगे वो कितने मजबूत होंगे, उनकी प्रबलता क्या है, बंध की प्रबलता। ठीक है बेटा। इन्होंने बंध की प्रबलता के बारे में बताया है, बंध की प्रबलता के बारे में। ठीक है। स्ट्रेंथ ऑफ बॉन्ड। और उसके बारे में बताया है इन्होंने बंध की डायरेक्शनल नेचर के बारे में, दिशात्मक प्रकृति के बारे में, बंध की दिशात्मक प्रकृति के बारे में। ठीक है। बंध की दिशात्मक प्रकृति, दिशात्मक प्रकृति मतलब इन्होंने ये बताया है कि जो बॉन्ड होते हैं वो डायरेक्शनल नेचर के भी होते हैं। इन चीज़ों के लिए एक्सप्लेन इन्होंने किया है। तो सबसे पहले हम इस चीज़ को एक्सप्लेन करेंगे कि भैया सबसे काम की चीज़ तो ये है, सहसंयोजी बंध बनाने की हमें लग रही है, तो भैया क्या शर्त है जो सहसंयोजी बंध बना दें, तो शर्त बता दो बस। तो शर्त बताएंगे हम आपके लिए, सहसंयोजी बंध बनाने के लिए क्या शर्तें होती हैं, उसके बाद हम बनाएंगे सहसंयोजी बंध बनने की प्रक्रिया क्या है। तो समझ जाइए कितना दमदार टॉपिक है, थोड़ा बड़ा टॉपिक है लेकिन दमदार टॉपिक है, आप उसमें बहुत कुछ सीखने वाले हैं बेटा केमिस्ट्री को। ठीक है। तो हम एक्सप्लेन करते हैं पॉलिंग स्लेटर की थ्योरी। पहली थ्योरी एक्सप्लेन करते हैं, फिर दूसरी थ्योरी एक्सप्लेन करेंगे, दोनों मिल जाएंगी, तब बन जाएगा आपका BBT बैलेंस बॉन्ड थ्योरी। तो चलिए स्टार्ट करते हैं पॉलिंग एंड स्लेटर की थ्योरी को। हम स्टार्ट करेंगे पॉलिंग और स्लेटर की थ्योरी को। लेकिन सबसे पहले आप क्या काम करिए, इतना आप नोट कर लीजिए, ये हेडिंग डालिएगा, ये नोट करिएगा। ठीक है। प्रपोज्ड बाय, प्रपोज्ड मतलब प्रतिपादन किया, किसने बेटा, हिटलर लंदन ने, और इन्होंने प्रतिपादन किया, ये चीज़ नोट करिएगा। उसके बाद हम इस थ्योरी को हम एक्सप्लेन करेंगे, फिर इसको एक्सप्लेन करेंगे, फिर MOT हो जाएगी, ये MOT नहीं BBT हो जाएगी। ठीक है बेटा। तो फटाफट नोट करो आप। तो बेटा आप इस थ्योरी को एक्सप्लेन करते हैं। देखो बेटा, देखेंगे इस थ्योरी के अनुसार, इस थ्योरी के अनुसार तो बेटा पहला पॉइंट क्या है इस थ्योरी का। देखो सबसे पहले हम शर्तों पे डिस्कशन करेंगे, शर्तें, और शर्तें डिस्कशन करने के बाद हम क्या क्या शर्त करेंगे बेटा, बॉन्ड फॉर्मेशन की बात करेंगे। बॉन्ड फॉर्मेशन की आखिर बॉन्ड बनता कैसे है, बॉन्ड बनने की प्रक्रिया की बात करेंगे। ठीक है। तो सबसे पहले शर्त क्या है बेटा, शर्त उन्होंने ये बताई थी कि कोई भी परमाणु तभी सहसंयोजी बंध बना सकता है जब उसके पास अयुग्मित इलेक्ट्रॉन हो या अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन हो। ठीक है। कोई भी परमाणु तभी सहसंयोजी बंध बना सकता है जब उसके पास अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन हो, अयुग्मित इलेक्ट्रॉन हो। बात समझ में आ रही है। तो इसको हम कैसे ले सकते हैं बेटा, सहसंयोजी बंध, सहसंयोजी बंध बनाने के लिए, सहसंयोजी बंध बनाने वाले परमाणुओं के पास सबसे पहले आवश्यक ये बात है कि भैया अयुग्मित इलेक्ट्रॉन हो। ठीक है। कोई भी परमाणु सहसंयोजी बंध तभी बना सकता है, कोई परमाणु सहसंयोजी बंध तभी बना सकता है। ठीक है। इस पॉइंट लिख लेते हैं बेटा। सहसंयोजी बंध केवल वे परमाणु बना सकते हैं, केवल वे परमाणु बना सकते हैं जिनके पास अयुग्मित इलेक्ट्रॉन हो। बात समझ में आ रही बात।
बेटा इस थ्योरी के अकॉर्डिंग इन्होंने बताया, पहली शर्त बताई कि सहसंयोजी बंध केवल वे ही परमाणु बना सकते हैं जिनके पास अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन हो। ठीक है, लेकिन दूसरी बात उन्होंने और भी कही, उन्होंने कहा कि लेकिन हम विशेष कंडीशन में हम ये भी कह सकते हैं कि वे परमाणु भी सहसंयोजी बंध बना सकते हैं जिसके पास अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन नहीं हो, लेकिन थोड़ी सी एनर्जी दे दी जाए तो अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन हो जाए। ठीक है ना, ठीक है बेटा। दूसरा पॉइंट ये है, वे परमाणु भी सहसंयोजी बंध बना सकते हैं। वे परमाणु भी सहसंयोजी बंध बना सकते हैं। वे परमाणु भी सहसंयोजी बंध बना सकते हैं जिनके पास युग्मित इलेक्ट्रॉन है। युग्मित इलेक्ट्रॉन हैं, लेकिन यदि इन परमाणुओं को कुछ ऊर्जा देने पर, इन परमाणुओं को सूक्ष्म ऊर्जा देने पर, इनमें अयुग्मित इलेक्ट्रॉन हो जाएं। बात समझ में आ रही है बात बेटा? बात ठीक है यार। ये देखो, पहली बात तो ये है कि थ्योरी में ये कहा गया है कि केवल वे परमाणु ही सहसंयोजी बंध बना सकते हैं जिनके पास अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन हो, अयुग्मित इलेक्ट्रॉन हो। लेकिन दूसरी बात ये कही जा रही है कि भाई चलो, जो उनके पास अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन नहीं है, मतलब सभी पेयर्ड हैं, पेयर्ड का मतलब जोड़े में, सभी इलेक्ट्रॉन जोड़े में हैं, वे भी सहसंयोजी बंध बना सकती हैं, लेकिन विशेष कंडीशन पर कि भैया उनको थोड़ी सी अगर एनर्जी दें तो वो अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन अपने आप में कर लें, अपने अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन बना के रखें। ठीक है, इस बात को समझाता हूँ बेटा। जैसे देखो, जैसे कार्बन है ना, जो कार्बन है इसका कितना होता है एटॉमिक नंबर बेटा? 6 होता है। ठीक है, तो इसको अगर हम लिख सकते हैं तो लिख सकते हैं इसको हम 6 के लिए 1s2 2s2 2p2। ठीक है ना, तो बेटा इस कक्षक में देखो, इसके कक्षक में देखो, और इसका देखो, इसके बनाते हैं कक्षक ये। तो बेटा इसके कक्षक में हम देख रहे हैं 2 इलेक्ट्रॉन है। कितने इलेक्ट्रॉन है? 2 इलेक्ट्रॉन है। ठीक है, और देखो ये इसमें 1 इलेक्ट्रॉन, इसमें 1 इलेक्ट्रॉन है। तो बेटा जो कक्षक हो बनते कैसे, मैं आपको थोड़ा समझाऊँ, थोड़ा समझ लो। अच्छा देखो बेटा, मान लीजिए ये कक्षक है आपके, ये पी कक्षक है। ठीक है, और पी कक्षक है, इनमें 1 इलेक्ट्रॉन भरा हुआ है ऐसे करके। ठीक है, तो अब तुम्हें हाइड्रोजन जोड़ना है, तो हाइड्रोजन मेरे से अटैच कब होगा? जब हाइड्रोजन अटैच होगा इनसे, तो हाइड्रोजन अटैच तभी हो पाता है जब हाइड्रोजन भी अपना 1 इलेक्ट्रॉन इनको दे देता है, तो दूसरा इलेक्ट्रॉन एंटी क्लॉकवाइज ऐसे आता है और हाइड्रोजन दोनों के साथ, इनके साथ में शिफ्ट हो जाता है, तब इस प्रकार से बॉन्डिंग होती है। ठीक है ना, तो यहाँ पर अगर कार्बन का हम देखें तो कार्बन के बेटा देखो कितने बंध बन रहे हैं यहाँ पर। कार्बन के देखो, कार्बन से 2 ही हाइड्रोजन जुड़ सकते हैं। यहाँ पे कितने हाइड्रोजन जुड़ सकते हैं बेटा? 2 ही हाइड्रोजन जुड़ सकते हैं। देखो यहाँ पे एक इससे और एक इससे, भाई 2 अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन 2 ही हाइड्रोजन जुड़ सकते हैं, लेकिन ऐसा नहीं होता है। होता है कुछ और ही बता रहे हैं आपके लिए बेटा। देखो बेटा, ये इसकी मूल अवस्था है। मूल अवस्था है ये। मूल अवस्था मतलब ये है बेटा, अपने जैसे आप क्लास में बैठे हुए हैं, अपने घर पर बैठे हुए वीडियो देख रहे हो तुम, तो मूल अवस्था है तुम्हारी वो। लेकिन अभी आके कोई थपड़ा दे तुम्हारे लिए बिना गलती पे, तुम्हें कोई पता लगा दे, क्यों क्या देख रहा है इस पर, पबजी खेल रहा है, तो बेटा समझ लो आप उत्तेज अवस्था में जाएंगे, एकदम चौंक जाएंगे, क्या हुआ गुरुजी, या क्या हुआ मम्मी, क्या हुआ पापा, कुछ भी आप कहेंगे एकदम चौंक जाएंगे। थोड़ी देर के लिए आपके अंदर एक उत्तेज अवस्था आ जाएगी, वो होती है उत्तेज अवस्था। ठीक है, उसमें आपकी एनर्जी थोड़ी हायर होगी, और जो आप बैठे हुए हैं तो वो आपकी मूल अवस्था होती है। तो ये है मूल अवस्था। अब उत्तेज अवस्था में अगर ये आ जाए, किसी कारणवश कहीं से एनर्जी मिल जाए, तो देखो बेटा उत्तेज अवस्था में क्या कंडीशन होगी इसकी। ठीक है ना, उत्तेज अवस्था में बता रहा हूँ इसकी क्या कंडीशन होगी बेटा। देखो इसका ये परमाणु, ये तो यहीं रहेगा। ठीक है बेटा, अब देखते हैं उत्तेज अवस्था में क्या कंडीशन होगी। उत्तेज अवस्था मतलब थोड़ी सी एनर्जी कहीं से मिल जाए उत्तेज अवस्था में। उत्तेज अवस्था में क्या होगा बेटा, देखो इसके पास 1 इलेक्ट्रॉन थे ही थे ये। ठीक है, सॉरी 1 इलेक्ट्रॉन थे ही थे,
और यहाँ पे कितने थे, 2 थे, लेकिन जैसे उत्तेजित अवस्था में आएगा तो इसका इलेक्ट्रॉन उड़ जाएगा गुस्से में, ठीक है। इसका इलेक्ट्रॉन बेटा यहाँ वाला इलेक्ट्रॉन कहाँ जाएगा, उड़ जाएगा, और ये इलेक्ट्रॉन इधर ट्रांसफ़र हो जाएगा, ये इलेक्ट्रॉन इधर आ गया, समझ में आ गया। तो यहाँ पर देखो नंबर ऑफ अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन कितने हो गए, देखो बेटा 1 2 3 4, अयुग्मित इलेक्ट्रॉन हो गया 4। अयुग्मित का मतलब है बेटा जिसमें जोड़ा ना हो, जो जोड़ा ना हो वो अयुग्मित कहलाता है, और जिसमें जोड़ा हो वो युग्मित कहलाता है। तो बेटा यहाँ अयुग्मित कितने हैं, यहाँ अयुग्मित 2 हैं, और यहाँ अयुग्मित कितने हो गए, 1 2 3 4, ठीक है ना, 4 अयुग्मित हो गए। तो बेटा अब कार्बन जो है, आपको पता है कार्बन हमेशा 4 बॉन्ड बनाता है, 4 H H H और H। कैसे बनाता है, क्योंकि इसके पास 4 जो होते हैं बेटा, 4 अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन वाले कक्षक होते हैं। अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन मतलब सिंगल इलेक्ट्रॉन वाले, अयुग्मित इलेक्ट्रॉन वाले, ये ऐसे, ठीक है ना। तो हाइड्रोजन कहीं से आता है अपना इलेक्ट्रॉन लेकर के, हाइड्रोजन कहता है ले मेरा इलेक्ट्रॉन ले भैया, हाइड्रोजन अपना इलेक्ट्रॉन लेकर के आता है, इसको देता है, ये प्रसन्न हो जाता है, इससे शिफ्टिंग हो जाती है, तो इस तरीके से H और H और H जुड़ जाते हैं, तब ये कार्बन की चीज़ है, ये तो हो जाता है बेटा CH4, समझ में आ रहा है, किस तरीके से बॉन्डिंग होती है। तो बेटा समझ में आया CH4 कैसे बनता है, तो इसमें 1 2 3 4 अयुग्मित इलेक्ट्रॉन हैं, तो बेटा यहाँ पर इस प्रकार 4 बंध बन जाते हैं। तो बात समझ में आ रही है कुछ। तो बेटा जो आपके जो साइंटिस्ट हैं उन्होंने कहा है कि बंध बनाने की सबसे पहली शर्त यह है कि भैया अयुग्मित इलेक्ट्रॉन तो होने ही चाहिए, और दूसरे कंडीशन में अयुग्मित इलेक्ट्रॉन आपके पास नहीं है, तो अगर आपको थोड़ी सी भी एनर्जी कहीं से मिल जाए तो उत्तेजित अवस्था में आपके पास अयुग्मित इलेक्ट्रॉन हो जाने चाहिए, तभी बंध बन सकता है, अन्यथा नहीं। तो बेटा उसको थोड़ी सी उत्तेजित अवस्था में आता है, कहीं से भी इसको एनर्जी मिल जाए कार्बन को, तो ये इलेक्ट्रॉन इधर शिफ्ट हो जाता है, तो इसके पास 4 अयुग्मित इलेक्ट्रॉन हो जाते हैं, तो इस प्रकार से 4 बॉन्ड बनते हैं। समझ में आ रहा है बेटा, ये शर्तें थीं, ये क्या है, ये दोनों शर्तें हैं बॉन्ड फॉर्मेशन की शर्तें। अब बात आती है, तीसरी बात क्या थी बेटा, अब क्या बात आती है, अब आती है कि बंध बनने की प्रक्रिया क्या होगी, फॉर्मेशन ऑफ द बॉन्ड, बंध बनने की प्रक्रिया क्या होगी, तो उस प्रक्रिया पे भी हम डिस्कशन करते हैं, तो उसको मिटा लेते हैं, इसको आप नोट कर लीजिए बेटा, ठीक है। देखते हैं बंध बनाने की प्रक्रिया क्या है, ठीक है। इन्होंने अपनी थ्योरी में बंध बनाने की प्रक्रिया के बारे में क्या कहा है। तीसरा पॉइंट, बंध बनाने की प्रक्रिया के बारे में बात करेंगे। इन्होंने कहा है कि जिन परमाणुओं के पास अयुग्मित इलेक्ट्रॉन होते हैं, देखो वो बॉन्ड कैसे बनाते हैं, उस प्रक्रिया को उन्होंने समझाया है, उनके अकॉर्डिंग देखो बेटा ये प्रक्रिया कैसे होती है। मान लीजिए कोई एटम है बेटा, ये कोई एटम है, ठीक है, और इसके पास एक अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन है, हम थ्योरी को एक्सप्लेन कर रहे हैं। तो बेटा मान लीजिए इसके पास एक एटम ये है, और दूसरा एटम हम और ले लेते हैं, हम दूसरा एटम ये है, ठीक है ना। और बेटा इनके पास ये एक अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन है, और इसके पास भी एक अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन है, ठीक है। बेटा सिंगल इलेक्ट्रॉन क्या कहते हैं, अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन कहते हैं, और इनका ये है नाभिक, और इसका ये है नाभिक। कहानी समझ में आ रही है बेटा। तो इसको हम बनाते हैं, ये तो क्या बना रहे हैं बेटा, उसको बोलते हैं हम इंटरन्यूक्लियस एक्सिस। क्या बोलते हैं इसको, इंटरन्यूक्लियर एक्सिस, इंटरन्यूक्लियर एक्सिस। ये होती है अलोंग टू द जेड एक्सिस, ठीक है। ये इसको बोलते हैं बेटा जेड एक्सिस भी कहते हैं, ये जेड एक्सिस के अलोंग होती है अंतर्नाभिकीय अक्ष। क्या बोलते हैं इसको बेटा, अंतर्नाभिकीय अक्ष। क्या बोलते हैं इसको बेटा, अंतर्नाभिकीय अक्ष, ठीक है। जेड अक्ष के अलोंग होती है ये, ठीक है। तो बेटा जो अंतर्नाभिकीय एक्सिस होती है, इंटरन्यूक्लियर जो एक्सिस होती है, उसको हम जेड एक्स भी कहते हैं, ऐसे याद कर लो, ठीक है। तो बेटा क्या होता है, इन साइंटिस्ट ने बताया है कि भैया कि जो परमाणु जो होते हैं ना, जिन परमाणुओं के अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन होते हैं, अयुग्मित इलेक्ट्रॉन होते हैं, जिसके पास सिंगल इलेक्ट्रॉन होते हैं, वो परमाणु क्या हैं, पास में आते हैं, एक दूसरे के पास में आते हैं, इस तरीके से एक दूसरे के पास में आते हैं, नज़दीक आते हैं, ठीक है। एक दूसरे क्या आते हैं, नज़दीक आते हैं, इतनी समझ में आ रही है। लेकिन जो नज़दीक आने का तरीका है वो जेड एक्सिस के सापेक्ष आते हैं। अंतर्नाभिकीय जो अक्ष होती है बेटा, अंतर्नाभिकीय अक्ष के सापेक्ष आते हैं। अब आप सोचते हो कि सर ये जेड एक्स होता क्या है आखिर। देखो आपने कक्षक के बारे में तो पढ़ाई होगा ना, कक्षक पढ़े हैं ना। मान लीजिए तूने पढ़ा होगा पी कक्षक के बारे में पढ़ा होगा, और देखो यहाँ कहा था जेड एक्सिस है, ये एक्स एक्सिस है, वाई एक्सिस है। तो बेटा कहता है ये इस तरीके से है और इस तरीके से हैं। ऐसे ऑर्बिटल्स पढ़े होंगे आपने, पढ़ रखे होंगे, ठीक है। मैंने पढ़ाया भी है इसको, उसके कौन सा चैप्टर बेटा, एटॉमिक स्ट्रक्चर में पढ़ाया है। तो बेटा ये जेड एक्सिस है ना, तो इसके सापेक्ष आते हैं और ऐसे आते हैं। मान लीजिए ये कक्षक आ रहा है, ये जेड एक्सिस पे आ रहा है, ये
ये जेड एक्सिस का आ रहा है, ठीक है। दूसरा कक्षक आ रहा है बेटा, इसकी भी जेड एक्सिस आ रही है। फिर आपस में कंबाइंड कर जाते हैं, और जब ये आपस में ऐसे मिल जाते हैं ना, देखो बेटा यहाँ पे ये कंबाइंड मिल जाते हैं, यहाँ पे ये मिल गए ये आपस में, तो मिलने को कहते हैं बेटा ओवरलैपिंग होना। क्या कहते हैं? ओवरलैपिंग होना। क्या कहते हैं? ओवरलैपिंग होना। ये एक दूसरे में धस जाते हैं, उसको ओवरलैपिंग कहते हैं, ठीक है। और जो बने हुआ बंद होता है उसको बोलते हैं सिग्मा बॉन्ड। क्या कहते हैं? सिग्मा बॉन्ड, या इसको हम कोवालेंट बॉन्ड भी कहते हैं, कोवालेंट बॉन्ड, ठीक है बेटा। समझ में आ रही बात? तो इस तरीके से सिग्मा बॉन्ड बनता है। क्लियर? तो वो चीज़ मैं एक्सप्लेन कर रहा हूँ। यहाँ पे पी ऑर्बिटल से ले लिया है हमने, यहाँ पे हम ये एक जनरल एग्जाम्पल लेके चल रहे हैं यहाँ पर, ठीक है ना। तो आपको समझाने के लिए समझ में आ रहा है। जेड एक्सिस जो होती है बेटा, इसको हम बोलते हैं अंतर्नाभिकीय अक्ष, ऐसे मान लो आप, ठीक है। तो ये दो परमाणु है बेटा, ये जेड एक्सिस पर अंतर्नाभिकीय अक्ष पर एक, मतलब ये अक्ष है, ये क्या है? एक अक्ष है। इस अक्ष पर ये एक दूसरे के समीप आते हैं और रेखीय आते हैं, लीनियरली आते हैं ये, ठीक है। और जो एक दूसरे के समीप आते हैं तो होता है क्या? तो क्या होता है जब एक दूसरे के समीप आते हैं? तो बेटा ओवरलैपिंग हो जाती है, ओवरलैपिंग हो जाती है। इस चीज़ को बोलते हैं ओवरलैपिंग होना। क्या बोलते हैं बेटा? ओवरलैपिंग होना, ओवरलैपिंग होना, ठीक है। ये ओवरलैपिंग हो जाती है बेटा। इनका ये न्यूक्लियस है, ये न्यूक्लियस है, इसका ये न्यूक्लियस है, और ये एक दूसरे में समा गए हैं। तो बेटा ये इलेक्ट्रॉन है, ठीक है। ये इलेक्ट्रॉन, ये वाला इलेक्ट्रॉन है बेटा, ये इलेक्ट्रॉन है, ठीक है। एक इलेक्ट्रॉन सीधा था तो सीधा है, और बेटा जब ये मिलते हैं ना, मिलने के बाद इनका जो इलेक्ट्रॉन, जो सीधा इलेक्ट्रॉन था वो उल्टा हो जाता है, एंटी क्लॉकवाइज हो जाता है, अपोजिट स्पिन में हो जाता है। बात समझ में आ रही है? तो इस प्रकार बेटा ये जो बीच का जो एरिया है, ये जो एरिया है, इसको बोलते हैं हम सहसंयोजी बंध। ये क्या है बेटा? ये है आपका कोवैलेंट बॉन्ड, कोवैलेंट बॉन्ड या सहसंयोजी बंध। क्या है? सहसंयोजी बंध, ठीक है ना। ओवरलैपिंग समझते हो बेटा? ओवरलैपिंग, ओवरलैपिंग, ठीक है। ये आपस में मिले हैं ना, कंबाइंड हुए, इसको ओवरलैपिंग कहते हैं। इसको समझ सकते हो। देखो जैसे मेरे ये दो हाथ हैं, ठीक है, ये हाथ अलग अलग हैं, ठीक है। ये है जेड एक्सिस, ये क्या है? मेरे हाथ की जेड एक्सिस, तो जेड एक्सिस इसके अलोंग आने हैं, ठीक है। जेड एक्सिस के अलोंग ये दोनों हाथ हैं, अभी अलग अलग हैं, ठीक है बेटा। इन दोनों को ओवरलैप कराना है, तो ये पास 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 आए, ये देखो ये दोनों ये पास पास आए, देखो ये पास पास आया, फिर क्या हुआ बेटा? ये देखो ओवरलैपिंग होनी स्टार्ट हो गई, एक दूसरे में समाना स्टार्ट हो गया। तो यहाँ कम ओवरलैपिंग हुई है, अब ज़्यादा समा गया, ज़्यादा ओवरलैपिंग, और समा गया और ओवरलैपिंग। तो अभी ये तोड़ सकते हैं, कमज़ोर बंद है ना, लेकिन जितनी ज़्यादा मजबूती से ओवरलैपिंग होगी, इस प्रकार से घुसते जाते हैं, एक दूसरे में धसते जाते हैं, धसते जाते हैं, जैसे एक धस गए, अब इनकी मजबूत ओवरलैपिंग हो गई। इसको कहते हैं ओवरलैपिंग होना, एक दूसरे में समा जाना, ठीक है। आपने रस्सी देखी होगी, रस्सी एक दूसरे में उमटी हुई होती है तो ओवरलैपिंग की हुई होती है ना। और जो लड़कियों की चुटियाँ नहीं होती हैं वो ओवरलैपिंग की हुई होती है, एक दूसरे में लपेटी हुई होती है, ठीक है। ओवरलैपिंग का मतलब है एक दूसरे में धस जाना, एक दूसरे में समा जाना। सब मेरी बातों को आप समझ चुके हैं जो मैं कहना चाह रहा हूँ। और अगर आपको कोई अच्छा एग्जाम्पल पता हो बेटा ओवरलैपिंग का, कि ओवरलैपिंग कहाँ कहाँ आपने देखी है, ये किस चीज़ को हम ओवरलैपिंग कह सकते हैं, तो आप कमेंट करके जरूर बताना कि ओवरलैपिंग किसे हम कह सकते हैं। क्योंकि आप जब एग्जाम्पल देंगे ना, मुझे भी मज़ा आएगा कमेंट पढ़ते हुए, और मैं बच्चों को अच्छे से समझा सकता हूँ, ठीक है। तो बेटा ओवरलैपिंग एग्जाम्पल तुम भी बताना कहाँ देखे हैं। फिलहाल ये ओवरलैपिंग समझ में आ गया बेटा। देखो बेटा इस थ्योरी के अकॉर्डिंग बंद बनाने की प्रक्रिया क्या बताई गई है? बंद बनाने की प्रक्रिया ये बताई गई है कि जो भी परमाणु बंद बनाते हैं, सहसंयोजी बंद बनाते हैं, उनके पास क्या होना चाहिए? अयुग्मित इलेक्ट्रॉन होना चाहिए। तो शर्त हो गई, ठीक है। और फिलहाल ये बताया गया है कि जो परमाणु बंद बनाने वाले परमाणु होते हैं बेटा, वो क्या होते हैं? अंतर्नाभिकीय अक्ष, ठीक है। अंतर्नाभिकीय अक्ष के सापेक्ष, अंतर्नाभिकीय अक्ष के सापेक्ष लीनियरली, मतलब रेखीय रूप में एक दूसरे के नज़दीक आते हैं, एक दूसरे के नज़दीक आते हैं, नज़दीक आते हैं और आपस में ओवरलैपिंग करते हैं। तो बेटा इन्होंने ओवरलैपिंग की, एक दूसरे के पास आते हैं और ओवरलैपिंग करते हैं, ठीक है। कौन करते हैं ओवरलैपिंग बेटा? वे कक्षक ओवरलैपिंग करते हैं जिनके पास अयुग्मित इलेक्ट्रॉन होते हैं। परमाणु के वे कक्षक ओवरलैपिंग करते हैं जिनके पास अयुग्मित इलेक्ट्रॉन होते हैं, ठीक है ना। तो बेटा इनके पास ये हमने परमाणु के कक्षक बना दिया, ये बाह्य कक्षक बना दिया है, ठीक है। तो ये कक्षक आपस में ओवरलैपिंग कर जाते हैं इस तरीके से। तो बेटा एक बंध का फॉर्मेशन होता है, जिसे बोलते हैं हम सहसंयोजी बंध या कोवैलेंट बॉन्ड। और जैसे ये मिलते हैं तो इसको बोलते हैं ओवरलैपिंग। मिलने को क्या कहते हैं? ओवरलैपिंग। और जब ये मिलते हैं तब इनके जो इलेक्ट्रॉन होते हैं, एक क्लॉकवाइज और एक एंटी क्लॉकवाइज हो करके दोनों न्यूक्लियस के मध्य में डीलोकलाइज हो जाते हैं। डीलोकलाइज नहीं, लोकलाइज्ड हो जाते हैं। मतलब बात यह है, ये दोनों जो इलेक्ट्रॉन हैं
दोनों परमाणुओं के नाभिक के बीच में स्थित हो जाते हैं, फिक्स हो जाते हैं। समझ में आ रही है थ्योरी बेटा कि बॉन्ड फॉर्मेशन कैसे होता है, ठीक है ना। चलो इस थ्योरी को इतना लिख लो, हाँ, फिर मैं और चीज़ बताने वाला हूँ, काफ़ी अच्छी चीज़ें बताने वाला हूँ मैं आप लोगों के लिए इसके बारे में, ठीक है ना बेटा। तो ये डायग्राम बना लेना, लेकिन पहले आप थोड़ा सा लिख लीजिए इसमें। तो कैसे लिखेंगे बेटा इस थ्योरी को, देखो बेटा, लिखो बेटा, सहसंयोजी बंध बनाने वाले परमाणु, सहसंयोजी बंध बनाने वाले परमाणु, सहसंयोजी बंध बनाने वाले परमाणु जेड एक्सिस के अलोंग या अंतर्नाभिकीय अक्ष के सापेक्ष, अंतर्नाभिकीय अक्ष के सापेक्ष नज़दीक आते हैं, नज़दीक आते हैं ओवरलैपिंग करते हैं, ओवरलैपिंग को अतिव्यापन कहते हैं हिंदी में, ठीक है, ओवरलैपिंग करते हैं। इसके बाद बेटा एक दूसरे के नज़दीक आते हैं, एक दूसरे के नज़दीक आते हैं, फिर इनके अयुग्मित इलेक्ट्रॉन वाले कक्षक आपस में ओवरलैपिंग करते हैं। मैं नीचे देता हूँ बेटा, ठीक है, इधर आपस में ओवरलैपिंग करते हैं तथा इसके बाद दोनों कक्षकों तथा दोनों के अयुग्मित इलेक्ट्रॉन तथा इसके बाद अयुग्मित इलेक्ट्रॉन विपरीत चक्रण के साथ दोनों के नाभिक के मध्य लोकलाइज्ड हो जाते हैं या फिक्स हो जाते हैं, ठीक है, लोकलाइज्ड हो जाते हैं या फिक्स हो जाते हैं बेटा, ठीक है बेटा, या स्थिर हो जाते हैं। बात समझ में आई बेटा आप लोगों के लिए? प्रक्रिया क्या है, सबसे पहले जिन परमाणु के पास अयुग्मित इलेक्ट्रॉन होते हैं वे परमाणु पास आते हैं। उसके बाद जिन पास आते हैं बेटा अंतर्नाभिकीय अक्ष के सापेक्ष रेखीय रूप में। फिर जिन कक्षकों में अयुग्मित इलेक्ट्रॉन हैं वे कक्षक आपस में क्या होते हैं, ओवरलैप करते हैं। ओवरलैप करने के बाद इनके जो इलेक्ट्रॉन होते हैं अपोजिट स्पिन के साथ दोनों परमाणु के नाभिक के मध्य में स्थित हो जाते हैं। तो ये है बंध बनने की प्रक्रिया। ये थ्योरी आप लिख लीजिए बेटा, उसके बाद ये डायग्राम बना लीजिए यहाँ, ठीक है। इतना हो गया। चलो मैं कुछ क्वेश्चन पुटअप करता हूँ उस पर, ठीक है। कुछ क्वेश्चन पूछता हूँ, वैसे मुझे उम्मीद दिख जाएगा यहाँ का। जैसे क्वेश्चन देखो बेटा कैसे आता है, उसमें एग्जाम में कैसे क्वेश्चन आता है बन करके। जैसे कि लिखा होगा पी उपकोष में, पी उपकोष का कौन सा कक्षक बंध बनाने में भाग लेता है। पी उपकोष का कौन सा कक्षक बंध बनाने में भाग लेता है, तो कौन सा हो जाएगा, पी जेड कक्षक। कौन सा हो जाएगा, पी जेड कक्षक। देखो बेटा पी उपकोष होता है ना ये, ठीक है। इसके 3 कक्षक होते हैं ऐसे। कौन कौन सा होता है, ये होता है पी एक्स, पी वाई। देखो बेटा जैसे m की वैल्यू होती है ना, m की वैल्यू हम लेते हैं -1, +1 और 0।
जहाँ m की वैल्यू 0 होती है इसके लिए बोलते हैं हम पी जेड कक्षक। क्या बोलते हैं? पी जेड कक्षक। क्या बोलते हैं बेटा? पी जेड कक्षक। क्या बोलते हैं? पी जेड कक्षक। दिख रहा है आप लोगों को? क्या बोलते हैं बेटा? इसको पी जेड कक्षक कहते हैं। ठीक है, मैं इधर बना देता हूँ। देखो बेटा, ये 3 कक्षक हैं। ठीक है, तो यहाँ पे जो m की वैल्यू होती है -1 +1 और 0 ऐसे लेते हैं हम। क्वांटम नंबर पढ़े होंगे आप लोगों ने। तो बेटा जहाँ 0 वैल्यू आती है उसको हम बोलते हैं पी जेड कक्षक। तो ये क्या है बेटा? इसको बोलते हैं हम पी जेड कक्षक। ठीक है ना। तो पी जेड कक्षक का क्वांटम नंबर कितना होता है? मैग्नेटिक क्वांटम नंबर बेटा 0 होता है। इस बात को भी ध्यान रखेंगे। ठीक है ना। तो पी उपकोष में कौन सा कक्षक बनाने में भाग लेता है बेटा? सहसंयोजी बनाने में पी जेड कक्षक भाग लेता है। यह पी जेड कक्षक के सापेक्ष जो है बॉन्ड फॉर्मेशन होता है ना। समझ में आ रही है बात? जैसे कि मान लीजिए जो पी होगा आपका बेटा, तो इसमें पी जेड जो कक्षक होगा, पी जेड, ये पी जेड है, ये पी जेड है, ये कक्षक और दूसरे का भी पी जेड। ठीक है, इसका भी जेड, चाहे पी हो चाहे एक्स हो, कुछ भी हो, चाहे डी ऑर्बिटल हो, उसका भी जेड जेड आपस में कंबाइन करते हैं, तभी सिग्मा बॉन्ड का फॉर्मेशन होता है, तभी सिग्मा बॉन्ड बनते हैं। ये बात समझ में आ गई बेटा आप लोगों के लिए? ये बेटा जो आपकी जो थ्योरी थी, चलो मैं टाइम देख लेता हूँ, टाइम कितना हो गया। टाइम अगर होगा तो मैं पढ़ा दूंगा अभी। चलो हो जाएगा, टॉपिक पूरा हो जाएगा। बेटा जो थ्योरी थी आपकी, 2 थ्योरियाँ हैं इसमें। कौन कौन सी थ्योरियाँ हैं? देखो, हमने 2 थ्योरी देखी थी। हमने देखी थी बेटा, पहली जो थ्योरी हमें देख ली थी हिटलर लंदन की देखनी थी। तो हिटलर लंदन ने हम देख लिया। हिटलर लंदन ने क्या बता दिया? परमाणु द्वारा सहसंयोजी बंध बनने की शर्तें क्या है, हिटलर लंदन ने बताई थी। ये मैं आपको बता चुका हूँ। उसके बाद पॉलिंग स्लेटर ने क्या बताया? पॉलिंग स्लेटर ने बताया है कि बंध की प्रबलता कैसे देखते हैं और बंध की दिशात्मक प्रकृति के बारे में इन्होंने जानकारी दी थी। तो बेटा दूसरी थ्योरी किसकी है? तो बेटा दोनों थ्योरी को क्या करना है? दोनों थ्योरी को मिलाना है हमारे लिए। दोनों थ्योरी को मिला देंगे तब ये क्या कहलाएगी? तब ये कहलाएगी आपकी BBT बैलेंस बॉन्ड थ्योरी, सहसंयोजकता बंध सिद्धांत। ठीक है बेटा, तो कुछ कमेंट कर दिया करो बढ़िया बढ़िया करके। यार तुम बड़े कंजूस हो रहे हो। हाँ, देखो कितना जुगाड़ से पढ़ा रहे हैं तुम लोगों के लिए। छत पे वोट रख के पढ़ा रहा हूँ मैं। पता नहीं यार कैसा फेस दिखता होगा, क्योंकि मैं अकेला हूँ, कोई देखने वाला तो है नहीं। कैसा दिख रहा है फेस पीछे को? अब जैसा भी है चित्र, जैसा भी आता होगा वीडियो तो मैं आपको भेजूँगा ही, क्योंकि पढ़ाना है ना आपको। मुझे पढ़ाना है तो पढ़ाना है, कैसा भी फेस आता हो, कोई दिक्कत नहीं है बेटा। बड़ी मुश्किल से बूटी टेका है ये। खैर, क्या रखा है इन बातों में, पढ़ लो बातों में। ठीक है ना। तो अब देखते हैं कि चौथा पॉइंट देखते हैं। चौथे पॉइंट में हम क्या देखने वाले हैं? बंध की प्रबलता के बारे में डिस्कशन करेंगे। किसकी बेटा? बंध की प्रबलता के बारे में बात करेंगे। तो बेटा जो साइंटिस्ट हैं, अब दूसरा ग्रुप स्टार्ट हो गया है। दूसरे ग्रुप के साइंटिस्ट ने कहा है, 1927 वाला, उस ग्रुप ने कहा है कि भाई वो बंध मजबूत होगा, वो बंध मजबूत होगा, उस बंध की प्रबलता ज़्यादा होगी जो बहुत अच्छे से ओवरलैपिंग किए हुए होते हैं। अर्थात जिन परमाणुओं की ओवरलैपिंग बहुत अच्छे से होती है, जिन परमाणुओं के कक्षकों की ओवरलैपिंग बहुत मजबूती से होती है, वो प्रबल बंध होते हैं। ठीक है बेटा। जो सहसंयोजी बंध या फिर हाँ ऐसे लिखो बेटा, जिन सहसंयोजी बंध में, जिन सहसंयोजी बंध में, ठीक है, जिन कोवैलेंट बॉन्ड में अधिक ओवरलैपिंग होती है, अधिक ओवरलैपिंग होती है, वे स्ट्रॉन्ग बॉन्ड बनाते हैं, स्ट्रॉन्ग बॉन्ड होते हैं, तथा जिनमें ओवरलैपिंग कम होती है, वे वीक बॉन्ड होते हैं, वे वीक बॉन्ड बनाते हैं। ठीक है ना। देखो बेटा, जैसे कि, और बेटा सुनो बेटा, एक बात और सुनो, थोड़ा सा टिपिकल लगेगा, सुन लो। अच्छा,
ओवरलैपिंग की मात्रा को, ओवरलैपिंग की मात्रा को, ओवरलैपिंग इंटीग्रल ओवरलैपिंग इंटीग्रल एस से प्रदर्शित करते हैं। ठीक है, देखो बेटा, एस इक्वल टू इंटीग्रेशन साई ए साई वी। साई ए क्या है? ओवरलैपिंग। साई ए साई बी क्या है? ओवरलैपिंग की मात्रा है। एस क्या है बेटा? यह है ओवरलैप इंटीग्रल। ठीक है, ये बड़ी क्लास में है, कंपटीशन लेवल में है। अगर आपको याद नहीं है कोई टेंशन वाली बात नहीं, खाली इतना याद रखो, यहाँ तक ये याद रखो। ठीक है, फिलहाल मैं आपको बता रहा हूँ। देखो बेटा, इसके बारे में सुनो। देखो, अगर बेटा, अगर ऐसी कहीं आपको दिख रहा है बेटा, इसकी वैल्यू 0 आती है बेटा, बात सुनो। बात ये हो, ओवरलैपिंग, अगर ओवरलैपिंग कहीं इस टाइप से हो रही है, इस टाइप से हो रही है, दोनों परमाणु के नाभिक ये हैं, तो इसको मतलब ओवरलैपिंग हो ही नहीं रही है। तो यहाँ पे जो ओवरलैपिंग नहीं हो रही है तो बॉन्ड नहीं होगा। एस इक्वल टू क्या आ जाएगा? 0 आ जाएगा। ठीक है, नो ओवरलैपिंग, तो बेटा क्या होगा यहाँ पे? नो बॉन्ड, नो बॉन्ड, बॉन्ड ही नहीं बनेगा। अगर कहीं पर कंडीशन आपको इस तरह से दिखाई दे रही है, अगर मान लीजिए बेटा इस टाइप से कहीं दिखाई दे रहा है, इस तरह से, मतलब यहाँ पे देखो, यहाँ पे देखो ओवरलैपिंग अच्छी खासी हो रही है, यहाँ पे देखो ओवरलैपिंग हो रही है, इतने बीच में ओवरलैपिंग हुआ है। ठीक है, तो इसमें क्या है? ये मैक्सिमम ओवरलैपिंग हुई है। यहाँ पे क्या हुआ है बेटा? मैक्सिमम ओवरलैप हुआ है। ठीक है, तो जब मैक्सिमम ओवरलैपिंग हुई है बेटा, तो एस की वैल्यू बेटा जो भी आएगी आपकी पॉजिटिव आएगी निकल के। ठीक है, तो बेटा ये क्या है? ये परमाणु है, ये ए परमाणु है, ये बी परमाणु है, और जो इनके मिलने की संभावना है वो है साई ए और इसकी है साई वी। मिलने की संभावना, ओवरलैपिंग होने की संभावना साई ए साई बी है, संभावना, प्रोबेबिलिटी। ठीक है बेटा, ये भी ए परमाणु, ये भी बी परमाणु है, तो इसके मिलने की संभावना क्या है? साई ए, और इसकी क्या है संभावना? साई बी। ठीक है बेटा, अगर पॉजिटिव वैल्यू आती है, चलिए बड़ी क्लास में सीख लो थोड़ा सा, तो बेटा यहाँ पर क्या होगा? यहाँ पर बेटा बॉन्ड फॉर्मेशन होगा। तो यहाँ पे क्या हुआ? ओवरलैपिंग हुआ है, तो यहाँ पे क्या होगा बेटा? बॉन्ड फॉर्मेशन होगा, बॉन्ड फॉर्मेशन होगा। ठीक है, और वो भी कौन सा होगा? यहाँ पे एक अच्छा बंध बनेगा। ठीक है, अगर मान लीजिए बेटा कहीं ऐसा होता है कि दोनों जो हैं वो पास पास आते ही नहीं हैं, ठीक है, एक दूसरे से किसी कारण बस नफ़रत करते हैं, इस तरीके से दोनों जो है बेटा, दोनों अगर दूर दूर जा रहे हैं, मिल ही नहीं रहे हैं, तो इस कंडीशन में जो एस की वैल्यू होती है वो बेटा नेगेटिव लेते हैं, नेगेटिव वैल्यू होती है। ठीक है, तो यहाँ पे बेटा नो बॉन्ड फॉर्मेशन, नो बॉन्ड फॉर्मेशन, नो बॉन्ड फॉर्मेशन, बॉन्ड ही नहीं बनेगा, क्योंकि यहाँ पर नो ओवरलैपिंग, नो ओवरलैपिंग, जब ओवरलैपिंग ही नहीं होगी तो बेटा बंद कहाँ से बन जाएगा? ये सिंपल सी बात है, ये समझ सकते हो आप मेरी बातों को। बात तो समझ में आ रही है? बहुत देर से समझाई जा रही है। ठीक बेटा, तो इस प्रकार बॉन्ड नहीं बनेगा। ठीक है, तो यहाँ पर क्या हो जाएगा बेटा? यहाँ पर देखो इनके बीच में क्या है? यहाँ पर प्रतिकर्षण भला, यहाँ पर प्रतिकर्षण है। ठीक है, यहाँ पर कोई ना आकर्षण है प्रतिकर्षण, और यहाँ पे क्या है? यहाँ पर अट्रैक्शन फोर्स अप्लाई होता है। तो ये है बंध प्रबलता की बातें। ठीक है, अब बात आती है दिशात्मक प्रकृति के बारे में, कि इन्होंने दिशात्मक प्रकृति के बारे में क्या डिस्कशन किया है। ठीक है ना, तो देखो सुन लो एक बात और बेटा, दिशात्मक प्रकृति के बारे में भी। तो बेटा दिशात्मक प्रकृति के बारे में इन्होंने इतना बताया कि कोई भी परमाणु होता है और उस परमाणु के जो कक्षक होते हैं जिस दिशा में होते हैं, उसी दिशा से कोई दूसरा जो कक्षक है वो ऐड होता है। ठीक है, जिस दिशा में ऑर्बिटल होते हैं उस दिशा में मैक्सिमम ओवरलैपिंग होती है, ऐसा बताया गया। जिस दिशा में ऑर्बिटल होते हैं उस दिशा में मैक्सिमम ओवरलैपिंग होती है और स्ट्रॉन्ग बॉन्ड बनता है। ठीक है, जैसे हाइड्रोजन, जैसे हाइब्रिड ऑर्बिटल की तरह बेटा उनसे बने बॉन्ड में भी डायरेक्शनल नेचर होता है। ठीक है, तो डायरेक्शनल नेचर के बारे में बेटा क्या बताया गया? देखो
जैसे कि कार्बन है, ठीक है, तो बेटा इसके बारे में आपको हाइब्रिडेशन आनी चाहिए, ओके, तभी आपको क्लियरिटी आ गई हाइब्रिडेशन के बारे में। तो हाइब्रिडेशन बेटा हम नेक्स्ट लेक्चर में सीखेंगे, बाद में सीखेंगे, अभी फिलहाल काम चलाओ सीख लो आप। बेटा देखो जैसे कार्बन है, ठीक है, जैसे कार्बन है, कार्बन के sp3 हाइब्रिड ऑर्बिटल्स होते हैं। तो बेटा आपने 10th क्लास में भी पढ़ रखा होगा, कार्बन की जो स्ट्रक्चर होती है टेट्राहेड्रल होती है, इस तरीके से पढ़ रखा होगा, 10th क्लास में भी पढ़ रखा होगा आपने। कार्बन की स्ट्रक्चर ऐसी होती है बेटा, ठीक है ना। तो कार्बन के ये होते हैं इस प्रकार से, ये कक्षक होते हैं इस प्रकार से, ये 10th क्लास में पढ़ा रखा होगा ना इस चीज़ को, ऐसे कक्षक होते हैं, ठीक है ना। तो बेटा इनकी ये होती है, ये इनकी, इसकी दिशा ये है, इसकी दिशा ये है, इसकी दिशा ये है और इसकी दिशा ये है। तो ये बताया गया दिशात्मक नेचर में कि जो कक्षक होते हैं, कक्षक जिस डायरेक्शन में ओरिएंटेड होते हैं, मतलब जिस दिशा में होते हैं उसी दिशा से ओवरलैपिंग अच्छी होती है। मान लीजिए हाइड्रोजन को यहाँ पे जोड़ना है, तो हाइड्रोजन बेटा इस दिशा से आएगा तो ओवरलैपिंग अच्छी होगी, और ये इस दिशा से आएगा तो ओवरलैपिंग अच्छी होगी, और ये इस दिशा से आएगा तो इसकी ओवरलैपिंग अच्छी होगी, ये इस दिशा से आएगा तो इस दिशा से अच्छी होगी। तो ये बताया गया बेटा कि जो बेटा इसको बोलते हैं हाइब्रिड परमाणु हैं ये, ठीक है, हाइब्रिड ऑर्बिटल्स हैं, हाइब्रिड कक्षक हैं ये, ठीक है। तो बेटा इसमें बताया गया कि कोई भी हाइब्रिड कक्षक जिस दिशा में होते हैं उसी दिशा से अच्छी ओवरलैपिंग होती है। तो इस तरह जो बंध होते हैं उनमें भी दिशात्मक प्रकृति पाई जाती है। समझ में आ रही है बात, ठीक है। तो इस पॉइंट को तुम लिखना चाहो तो लिख लो, लास्ट पॉइंट है ये आपकी थ्योरी का, ठीक है। अगर थ्योरी में ये पॉइंट क्लियर नहीं हुआ तो टेंशन भी नहीं लेना है, ठीक है, थोड़ा हाई लेवल का ये पॉइंट है। तो बेटा जिस दिशा में हाइब्रिड ऑर्बिटल होते हैं, इसको क्या बोलते हैं बेटा, हाइब्रिड ऑर्बिटल। ये क्या है, हाइब्रिड ऑर्बिटल, ये दिशा में, इस दिशा में, उस दिशा में, ठीक है। जिस दिशा में हाइब्रिड ऑर्बिटल होते हैं उस दिशा में मैक्सिमम ओवरलैपिंग होती है, उस दिशा में मैक्सिमम ओवरलैपिंग होती है और स्ट्रॉन्ग बॉन्ड बनता है बेटा, ये स्ट्रॉन्ग बॉन्ड बनता है, ठीक है, समझ में आ गया। नीले से लिखेंगे, अतः हाइब्रिड ऑर्बिटल की तरह, अतः हाइब्रिड ऑर्बिटल की तरह उनसे बने बॉन्ड में भी डायरेक्शनल नेचर होता है, ठीक है। इनसे बने जो बंध बनता है बेटा उनमें भी दिशात्मक प्रकृति होती है, ठीक है। तो वीडियो अच्छी लगी तो कर दीजिए फटाफट लाइक, और कोई प्रॉब्लम हो तो कमेंट करके जरूर पूछेगा, और इसकी लिमिटेशंस जो है वो अगले लेक्चर में हम कंप्लीट करेंगे। फटाफट लाइक कर दीजिए। ओके, बाय बाय।